हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंघाटिया और आज हम आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 8 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बाजार में एक कमीज। तो यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म होती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। चलिए बात करते हैं कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान स्वप्ना, जो कुरनूल की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये का कर्ज लिया था। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था कि उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक और कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 रुपये की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण और ब्याज के 3000 काट लिए और स्वप्ना को 3000 ही दिए। स्वप्ना केवल 3000। व्यापारी रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जीतोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है, इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। व्यापारी अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतने भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरना अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता, उनको कोई आय नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा थी जो वह मजदूरी करके कमा लेती। इरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह के 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। तो देखिएगा किस तरह से ये कपड़ा बनाने की मशीन यहाँ पर दिखाई गई है। और चलिए आगे देखते हैं। बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों से इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे इन्हें ऑर्डर मिलते हैं और ये अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। कपड़ा बुनने वाले जो बुनकर हैं वो चित्र 2 में आसपास के गांवों में रहते हैं और वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावर लूम बिजली चलित उसको देख सकते हैं। और बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई का अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग
औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती है। और तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास जो है ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर के व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं, इसके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया दो लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और यह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकरों को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघे पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 रुपये ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है। यहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह प्रचलित व्यवस्था है। देखिएगा यहाँ पर किस तरह से जो है कपड़े वगैरह बन रहे हैं। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही में सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान खरीद देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री के मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000 रुपये प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। देखिए यहाँ पर भुगतान का जो है आंकड़ा भी दिया गया है। इस्त्री करना 1.5 रुपये प्रति पीस, जांच करना 2000 प्रति माह, धागे काटना और बटन लगाना 1500 रुपये और दर्जी को 3000 रुपये दिए जाते हैं। बात करते हैं आगे संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज। देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई। इनकी कीमत $26 रखी गई, अर्थात हर कमीज $26 यानी कि 1800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कमीजों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातकों से कितने रुपए में खरीदी? खैर ये आप खुद भरिएगा इसको कि कितने रुपए का मुनाफा हुआ वगैरह, जो हमने चैप्टर में पढ़ा, ये आपका होमवर्क ही मान लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य उसका 300 था। भंडारण आदि में 200 रुपये और जुड़ गए, विज्ञापन में 400 जुड़ गए और लाभ जो है वो 900 रुपये जुड़ गए। तो टोटल इतने में जो है एक कमीज बनती है। वस्त्र निर्यातक ने 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची और कपड़ा और कमीज से
कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी रेट 25 रुपये प्रति कमीज, कार्यालय चलाने का खर्च 25 रुपये प्रति कमीज की दर से। तो क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाली लाभ की गणना कर सकते हैं? बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? तो देखिए, बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में जो है लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? तो खैर आप दर्शाइएगा। बात करते हैं आगे बाजारों और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार जो है वो मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटे किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद की उचित मूल्य जो है वो नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर कैसे समझेंगे? एक और बाजार लोगों को काम करने और उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते हैं या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर जो है सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था जो है वो प्रारंभ की। तो चलिए, जो इसके प्रश्नोत्तर हैं वो हम एक PDF के माध्यम से देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं वो कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वप्ना ने अपनी रुई कुर्नेल के रुई बाजार में न बेचकर अपने व्यापारी को क्यों बेच दी? तो देखिएगा, स्वप्ना ने अपनी रुई कुर्नूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को निम्न कारणों से बेच दी। स्वप्ना ने एक व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था और उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। अगला प्रश्न देखिए, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? तो देखिएगा, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, पहला देखिएगा, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूर अस्थायी कर्मचारी हैं, अर्थात जब भी फैक्ट्री मालिक को लगेगी कामगार की आवश्यकता नहीं है, वो उनको जाने को कह देगा। कामगारों की मजदूरी उनके कार्य कुशलता के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो लगभग 3000 रुपये प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। कमीज की इस्त्री करने के लिए मजदूरी 1 रुपये 50 पैसे, कमीज की जांच करने वाली को मजदूरी 2000 रुपये महीना, धागे काटने, बटन लगाने वाले को 1500 रुपये महीना दिया जाता है। ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज़, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकती है। तो चर्चा कीजिए कि यह वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन और व्यापार में मदद की? तो देखिएगा, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वह उत्पादक द्वारा निर्मित होने के बाद उससे पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ हमारे पास पहुंचता है। चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक गन्ना उत्पादक किसान जो चीनी मिल मालिकों को गन्ना उपलब्ध कराते हैं, चीनी मिल मालिकों के चीनी वितरक और थोक विक्रेताओं के पास पहुंचती है, थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेताओं से और खुदरा विक्रेताओं से हमारे पास। तो इस तरह से विभिन्न जो है उत्पाद हैं उनके लिए आप आइडिया लगा सकते हैं।
आगे देखिएगा, यहाँ दिए गए 9 कथनों को सही क्रम में लिखिए और फिर नीचे बनी कपास की डोडियों के चित्रों में सही कथन के अंक जो है भर दीजिए। पहले 2 चित्रों के लिए आपके लिए अंक पहले से भर दिए हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात करें पहला, स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है, तो हम जैसे जैसे हमें जो है इसको ऑर्डर के क्रम में लगाना है। पहले पहला स्टेप आएगा और उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा, यानी कि यहीं हम मार्किंग लगा लेते हैं, पहले पहला और उसके बाद 2 नंबर पे ये तीसरा आएगा। यानी व्यापार जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आप इनको ऑर्डर में लगाइएगा कि कैसे जिनिंग मिलें रुई को साफ़ करती हैं या क्या क्या करती हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं हल्का सा कि पहले के बाद तीसरा, उसके बाद डायरेक्ट 9वां, उसके बाद 7वां और उसके बाद 5वां। देख लेते हैं, 9वां, 7वां और 5वां। इसके बाद 9वां 3 नंबर पे, फिर 5वां और फिर 7वां। ये 1 नंबर पे था और ये 2 नंबर पे था। तो देखिएगा, स्वप्ना पहले व्यापारी को रुई बेचती है, फिर व्यापारी जो है वो जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं, उसके बाद जिनिंग मिलें रुई को साफ़ करके उनके गट्ठर बनाती हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है कि जो सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं, सूत काटने वाले मिलें रुई खरीदती हैं और सूत के व्यापारी को सूत बेचती हैं। और फिर उस सूत से कपड़ा जो है तैयार किया जाता है। फिर गारमेंट व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं या फिर वस्त्र निर्यातक जो हैं वो व्यवसायियों को ये कमीजें बेच देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको ऑर्डर में लगाइएगा। तो चलिए, ये हमारा लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो आपकी नेक्स्ट बुक है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।